नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी की हालत खराब है क्योंकि समझ नहीं आ रहा जो तेल की जो गैस की हालत पर खराब होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका निदान क्या हो। ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध पे अभय दुबे जी ने बहुत शानदार बातचीत की है। जरूर सुनना चाहिए आपको। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय जी, ईरान तो गजब कर रहा है। एक हमला होता है और उसके पलट के वो 10 बार हमले करता है। आज तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। एक बड़ी सेंसिटिव जगह पे कुछ ड्रोन, संदिग्ध ड्रोन देखे गए। जो अमेरिका सोचता था कि हम तो इतनी दूर हैं, हमारे यहाँ कोई आ नहीं सकता, वहां संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी के देश सऊदी अरब और बाकी देश दहल गए हैं। ईरान कह रहा है कि और मदद करो और अमेरिकी बेस बनाने दो। यह युद्ध कहां जाकर रुकेगा? क्या ईरान के इन हमलों के बाद ट्रंप को समझ आ जाना चाहिए कि अब उनके बस की बात रही नहीं। ईरान दुनिया को उधर ले जा रहा है जहां अमेरिका की दादागिरी खत्म होती नजर आ रही है। आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, जहां तक ईरान के हमलों का सवाल है, ईरान ने शुरू से ही ये रणनीति बनाई है कि वो खाड़ी के उन देशों के ऊपर भी हमला करेगा, वहां भी मिसाइलें दागेगा जहां पे अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं। और देखिए, जब 1979 में ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई, तो जो खाड़ी का शेखडम था या शेखों की हुकूमत वाले जो राजशाहियां थी खाड़ी में, वो लोग कुछ घबरा गए, भयभीत हो गए। उनको लगा कहीं इस्लामिक क्रांति के प्रभाव में उसके असरात यहाँ भी न दिखने लगे, यहाँ के लोग भी उसी तरीके से करने लगे, रिपब्लिक बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। तो वो इससे अमेरिका के साथ उन्होंने अपने रिश्ते बढ़ाए। फिर अमेरिका ने उनको कहा हम तुम्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, और वहां पे फौजी अड्डे खोले। ईरान ये बताना चाहता है कि अमेरिका ने फौजी सुरक्षा का आश्वासन देकर जो फौजी अड्डे खोले थे, वही फौजी अड्डे उनके लिए असुरक्षा के कारण बन गए हैं, उनके लिए खतरे के कारण बन गए। इसलिए ईरान ने उनके ऊपर हमला करना लगातार जारी रखा, ताकि वहां पर अमेरिका के ऊपर इसका दबाव बन सके। और वो दबाव काफी बना भी है। ईरान की ये सुचिंतित रणनीति है कि इस युद्ध से जो ऊर्जा संकट हो, उससे सारी दुनिया प्रभावित हो, ताकि वो ठीकरा भी अमेरिका के दरवाजे पर फूटे। अब इससे एक नया खतरा पैदा हो गया है। हो सकता है कि खाड़ी के देशों के पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत फौज है, जो कुछ भी थोड़ी बहुत उनके पास नेवी है, उसको वो अमेरिका के हवाले कर दें कि आप हमारी नेवी का इस्तेमाल कीजिए, हमारी नौसेना का इस्तेमाल कीजिए, हमारी फौज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उनको लगने लगा है कि ईरान उनके वजूद को ही तोड़ देगा। इससे पहले खाड़ी के देशों ने, जो जीसीसी बोलते हैं, गल्फ काउंसिल है जो मतलब है, उन्होंने अमेरिका से ये कहा है कि अब आप ईरान के खिलाफ युद्ध बंद मत कीजिएगा, आप तब तक हमले कीजिए ईरान के ऊपर जब तक ईरान निपट ना जाए पूरी तरीके से। अब ये शेख लोग हैं, इन्होंने अपने देशों को एक विलासिता का अड्डा बना रखा है, कंज्यूमरिज्म का, उपभोक्तावाद का एक पूरा अड्डा बना रखा है। एक बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे राजस्व जो है वो पैदा होता है, सारी दुनिया के लोग जाते हैं, उनके बारे में माना जाता है कि शॉपिंग शॉपिंग के स्वर्ग हैं ये देश। अब ये सारे के सारे जिन्होंने इंतजाम किए थे, सारे इंतजाम बिखर गए। कभी भी दुबई के आसमान में कोई ड्रोन फट जाता है या अटैक कर देता है, कोई नीचे गिर जाता है, और दुबई का एकदम एयर स्पेस थोड़ी देर के लिए बंद कर देना पड़ता है। सब लोग पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। ईरान का मानना है हम जिस असुरक्षा के शिकार हैं, उस असुरक्षा से आप बच नहीं सकते। या तो हम भी सुरक्षित होंगे, आप हम दोनों एक ही साथ सुरक्षित हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर हमले होते रहे इजराइल और अमेरिका के, आप सुरक्षित बैठे हुए वहां पे लोगों को शॉपिंग करवाते रहे। ये नहीं चलेगा। तो ये स्थिति है। अब देखिए पानी किधर मरेगा, अंततः अमेरिका के ऊपर कैसे दबाव पैदा होगा। अमेरिका भी पतली गली सोच रहा है कि भाई कुछ चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कुछ चाहिए जिसके जरिए वो कह सकें देखो देखो हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, अब हम जा रहे हैं उस युद्ध से। इसराइल भी इस बात से डर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक ये कहना है वी हैव अचीव्ड एनफ, और उसके बाद वो चल निकले वहां से। गल्फ के देश भी इस बात को लेकर डरे हुए हैं। इसराइल इस वक्त डरा हुआ है। इसराइल लगता है अगर अमेरिका युद्ध चला गया तो हमारा फिर क्या होगा। गल्फ के देशों को लगता है कि अगर अमेरिका युद्ध से निकल गया तो फिर ईरान जिस दिन चाहेगा उस दिन हमको कूट देगा। तो बुरी तरीके से वो घबराए हुए हैं, और ईरान ने दिखा दिया है कि वो युद्ध अमेरिका नहीं बंद करेगा, ईरान ही बंद करेगा अपनी तरफ से युद्ध।
अच्छा अभय जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, नेतन्याहू कहाँ छुप गए हैं, कहाँ डर गए हैं, कहाँ तो बड़े शेर बनते थे। मैं आज धुरंधर मूवी देखकर आया, इतनी प्रोपेगेंडा वाली मूवी, नोटबंदी का इतिहास बता रहे थे कि नोटबंदी से कितनी क्रांति हुई है, पिक्चर बता रहे हो। दूसरा उसमें मैं इसलिए पिक्चर का जिक्र कर रहा हूँ, एक डायलॉग था कि डोभाल साहब की भूमिका जो कर रहे हैं महात्मा, कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है इजराइल हमसे कोई बात छुपा लेगा, ये संदेश देने की कोशिश करी। तो इजराइल अगर हमारा इतना ही बड़ा देश दोस्त था, तो जब पाकिस्तान के संग हमारी झड़प हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर हो रहे थे, तो क्या खुलकर हमारे साथ आया था, ऐलान किया था कि हम भारत के साथ खड़े हैं? हम क्यों देखिए, इजराइल इजराइल के के चमचे जितने बन? समर्थक हैं हिंदुत्ववादियों में, वो बार बार कहते हैं कि इजराइल ने हमें कुछ खास तरह की टेक्नोलॉजियां दी हैं चुनाव जीतने की, नहीं नहीं, चुनाव जीतने की नहीं, कुछ पैगासस फौजी पैगासस टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, कुछ फौजी, वो तो दिया ही था, कुछ फौजी टेक्नोलॉजी इजराइल ने दी है। हाँ, वास्तव में उसने दी है इजराइल ने, ये सही बात है। लेकिन क्या फौजी टेक्नोलॉजी इस शर्त के बदले में दी थी कि वो इजराइल को हम अपना फादरलैंड घोषित कर दें? कितना शर्म था, हिंदुत्ववादी आज कितनी भी शर्म। टीवी के मंचों पर देखिए किस तरह की मूर्खता करते हुए। देखिए, नरेंद्र मोदी और हिंदुत्ववादियों ने कुछ किया उन्हें किया हो, उन्होंने मूर्खों का एक साम्राज्य भी स्थापित कर दिया है। ये बात तो सही है, हाँ, कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी बोलते कुछ हैं। भी बोलते हैं, और टीवी पे इनको सवाल सवाल नहीं किए जाते इनके सामने। एंकर को डांट के चुप करा देना चाहिए कि क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो। एंकर को चाहिए इनको डांट के चुप करा देना चाहिए। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें घर रख के आओ, इजराइल तुम्हारा फादरलैंड है। शर्म नहीं आती इस तरह की बात कहते हुए? इसका क्या मतलब हुआ अगर आप इस वाले इजराइल को छोड़ भी दें, है? जब इजराइल जिसका ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है, इजराइलियट्स का मतलब जो ईश्वर के भेजे हुए लोग थे, पृथ्वी पर शासन करने के लिए आए थे, उन इजराइलियट्स का जिक्र है उसके अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट में, जो पुरानी वाली बाइबल है, हिब्रू बाइबल है, उसमें जिक्र है उनका। अगर आप वहां से भी इजराइल को देख लें तो क्या भारत का इतिहास इतना ही पुराना है? भारत का इतिहास केवल 3, क्योंकि जो न्यू टेस्टामेंट है और पुरानी टेस्टामेंट के बीच 1200 साल का फर्क है। अगर आप 2026 में 1200 साल और जोड़ लें तो कितना हुआ? 3800 साल हुए। तो भारत का इतिहास केवल 3800 साल पुराना है, जो इजराइल इनका फादरलैंड हो गया। आप सोचो, बहुत ही शर्मनाक है। कैसी बात करते, कितनी दुनिया में मजाक उड़ी है, जैसे लोग पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत के पिताजी हो गए वो इजराइल। मतलब कहाँ से एक ऐसा डरपोक देश जिसकी ईरान ने हवा खराब कर दी, जिसका मुखिया बंकरों में छुपा फिर रहा है, शक्ल नहीं आ रहा, वो हमारा फादरलैंड हो जाएगा। इन्हें मतलब नहीं, इन्हें कुछ ये लोग तो अपनी विचारधारात्मक गोटी लाल करने के लिए कोई भी उल्टी सीधी बात बोलते हैं, और चूंकि उनको झियोड़ा नहीं आता, इनको गिरेबान में मुंह डालकर देखने पर मजबूर नहीं किया जाता, इसलिए ये लोग बोलते रहते हैं। इनका वक्त है, इनके पास सत्ता है, जो भी उल्टी सीधी बात बोलना चाहें बोलें। अब तो ट्रंप ने भी बता दिया। ट्रंप कैसे खुलेआम कह देता है कि भाई मैं मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर 24 घंटे में बर्बाद कर सकता हूं, करूंगा नहीं। एप्स्टीन फाइल के बाद नाम आने से इसका जवाब नहीं देते कि ट्रंप ने ये बात क्यों कही। एक भी व्यक्ति, बीजेपी आरएसएस जुड़ा हुए व्यक्ति ने आज तक इस बात के बारे में नहीं कहा कि ट्रंप ने ये बात क्यों कही। ये नहीं कहा कहते इस बात। जानते उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो मोदी जी और भारत का विदेश मंत्रालय स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से ट्रंप से निपट रहा है। ये तो चुप्पी है लगातार, जो मोदी जी की सीरियल इंसल्ट हुई है, मतलब धारावाहिक अपमान मोदी जी का हुआ है, और अपमान अपने शीर्ष पे तब पहुंचा ट्रंप ने कहा उनका 24 घंटे के अंदर कैरियर बर्बाद कर सकते हैं। तब इसके बारे में कहते हैं कि रणनीतिक चुप्पी है, ये इसकी तारीफ करनी चाहिए मोदी जी की, क्या धैर्य दिखा रहे हैं। ये हालत है, अपनी कमजोरी को इस तरह से लपेट लपाट के ये लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, सिलेंडर की मारामारी हो रही है, ढाबे बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। सरकार के पास कोई इमरजेंसी प्लान ही नहीं, दावे बड़े बड़े। अब सरकार एलपीजी की जगह वो पत्रकारों से निपट रही है। ये इन तमाम सवालों से इसलिए बच जाते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इनकी जेब में पड़ा हुआ है। अगर आज मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी जेब में नहीं पड़ा होता और अखबारों के अंदर और ये टीवी चैनलों के ऊपर इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही होती, तो अभी तक ये कोने में छुपे हुए होते, कहीं चुपचाप, आवाज नहीं निकल रही होती मुंह से इनके, चूंकि आवाज नहीं कर पाते। इतना मीडिया पे कब्जा कर रखा है, तब भी चूंकि आवाज नहीं कर पा रहे, इससे आप अंदाज लगाओ।
तब हाँ, तब कोई डर नहीं रहा ना। एक्चुअल में तानाशाह को सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोगों से डरना बंद ना कर दें। इनको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई डर नहीं रहा, हम डर नहीं रहे, ये बार-बार कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको ये डर, ये खौफ तो लगता ही लगता है। खैर, हम लोगों को भी समझना चाहिए कि दुनिया में इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है, जो बहादुरी के संग तानाशाहों का सामना करते हैं। ये संघर्ष आप तो सब करना ही पड़ेगा। संघर्ष करना ही पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आप जैसे लोगों को सुन के और हिम्मत आ जाती है कि सरकार और कुछ करना चाहे, कुछ भी करती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी, पूरी बातचीत आप सुन रहे थे। जाहिर है युद्ध किसी के पक्ष में नहीं होता, लेकिन बहादुरी का इतिहास हमेशा याद रखा जाता है। जिस तरह ईरान बहादुरी के साथ लड़ रहा है, उसने पूरी दुनिया को एक नया संदेश दे दिया कि देश के लिए कुर्बान होना किसे कहते हैं। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।